दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत किसने की और यह परंपरा कैसे आगे बढ़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा कहने का मतलब है लिखने का क्रम कहाँ से शुरू हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ठहरते हैं। कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले लिखने वाले विद्वान गार्सा दा तासी को माना जाता है और ये फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवियत्रियों का परिचय दिया। इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या किया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवियत्रियों का इंट्रोडक्शन दिया। ग्रंथ के आरंभ में लेखक ने 24 पृष्ठ की भूमिका में हिंदी भाषा और उसके साहित्य के विषय में विचार प्रकट करते हुए उर्दू भाषा को हिंदी के अंतर्गत शामिल कर लिया। तासी जी ने क्या किया, शुरुआत में 24 पेज की भूमिका में हिंदी भाषा और उसके साहित्य के विषय में राय देते हुए हिंदी के साथ साथ उर्दू को शामिल कर लिया। इससे ग्रंथ का फ्लेवर अत्यधिक बढ़ गया। कहने का मतलब है किताब पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई। लेखक ने अपने ग्रंथ के आधे से भी अधिक पृष्ठ उर्दू कवियों की साहित्य साधना में खर्च कर दिया। अगर कोई ग्रंथ 70 पेज की है तो उन्होंने 30 पेज से ज़्यादा उर्दू कवियों को लिखने में ज़्यादा मेहनत कर दी। लेखक ने हिंदी के प्रधान कवियों की जीवनियों और उनके काव्य ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत किया। लेखक ने प्रसिद्ध कवियों उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी। तासी ने काल विभाजन को कोई भी प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का मतलब है समय के अनुसार किसी विषय को अलग अलग भागों में बांट देना काल विभाजन कहलाता है। भारत से बहुत दूर फ्रांस देश में बैठकर विदेशी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति फ्रांस में बैठा और भारत देश का साहित्य लिख रहा है तो ये कोई आसान काम नहीं है। तासी के ग्रंथ का महत्व उसकी उपलब्धियों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि नवीन दिशा की ओर अग्रसर होने के प्रारंभिक सराहनीय प्रयास की दृष्टि से आंकना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति को उसकी सफलता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। इससे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है कि इसने नई शुरुआत की, इसलिए इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तासी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक परंपरा में इतिहास के श्री गणेशकर्ता व प्रवर्तक के गौरवपूर्ण स्थान के अधिकारी ठहरते हैं। इस काम को शुरू करने वाला माना जाता है तासी जी को, इसलिए इन्हें सम्मान का स्थान मिलता है। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण जुटाए गए हैं। कवियों के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा की है शिव सिंह सेंगर जी ने। तासी के ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या 70 के कुछ ऊपर थी, किंतु शिव सिंह सरोज में वर्णित संख्या को 1000 तक पहुंचाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया शिव सिंह सेंगर जी ने। कवियों के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए उपयोगी सामग्री को व्यापक रूप से संकलित कर दिया गया और यही इसकी विशेषता भी है। शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जरूरी जानकारी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी कर दी और यही इसकी खासियत भी है। जॉर्ज गियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1822 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब है कि जॉर्ज गियर्सन का जो ग्रंथ है 1822 में विशेष अंक के रूप में बंगाल पत्रिका से प्रकाशित हुआ। ग्रियर्सन ने मुख्यतः सरोज को आधार बनाया। ग्रियर्सन ने क्या किया, शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है उसका ही सहारा लिया। ग्रियर्सन का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक है। ग्रियर्सन का समझाने का तरीका जो है पहले से ज़्यादा अच्छा है और सही है। इसमें कवियों की संख्या 952 है। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है। उन्होंने हिंदी भाषा की परिधि से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा उर्दू भाषा को बाहर रखा। ग्रियर्सन जी ने क्या किया, अपने साहित्य में हिंदी भाषा की सीमा से इन चारों भाषाओं को बाहर रखा। उन्होंने उपलब्ध सामग्री को काल क्रमानुसार रखा। जॉर्ज गियर्सन जी ने क्या किया, जो जानकारी मिली उसे समय के हिसाब से क्रम में रखा। काल विभाजन करते हुए प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक बताया और प्रत्येक अध्याय के अंत में उस काल के गौड़ कवियों का उल्लेख किया। जॉर्ज गियर्सन जी ने क्या किया, अध्याय किस समय का है यह बताया। हर अध्याय के आखिर में उस समय के छोटे या कम प्रसिद्ध कवियों के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने। काव्य के रूप में रखकर भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल घोषित किया। जॉर्ज गियर्सन जी ने क्या किया, कविता के आधार पर हिंदी का स्वर्ण काल भक्ति काल को माना है। सच यह है कि यदि एक विदेशी विद्वान तासी हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक ठहरते हैं, अगर गार्सा द तासी को हिंदी साहित्य इतिहास का पहला लेखक माना जाता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय भी एक विदेशी विद्वान जॉर्ज गियर्सन को है। जिस तरह गार्सा द तासी को पहला लेखक माना जाता है, उसी तरह सही और क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सम्मान जॉर्ज गियर्सन को मिलता है।
पंडित महेशदास शुक्ल का ग्रंथ हिंदी काव्य संग्रह। इसका प्रकाशन लखनऊ की नवल किशोर प्रेस द्वारा सन 1873 में हुआ। इसमें कुछ प्राचीन कवियों की जीवनियाँ और रचनाएं उल्लेखित हैं। पंडित महेशदास शुक्ल का जो ग्रंथ है उसमें पुराने कवियों की जीवनियाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन्होंने उन्होंने जो कार्य किया है और उनकी रचनाएं जो उनकी जानकारी दी गई है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद ग्रंथमाला के दो भागों का क्रमशः 1909-1914 में प्रकाशन किया। बाबू श्याम सुंदर दास जी का जो ग्रंथ है हिंदी कोविद ग्रंथमाला, उसको दो भागों में विभाजित किया। एक भाग का प्रकाशन 1909 में किया, दूसरे भाग का प्रकाशन 1914 में किया। रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी के दो भाग 1910 में प्रकाशित हुए। 1918 में एडविन ग्रिव्स का ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तथा 1920 में FIK की ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित हुए। त्रिपाठी जी ने प्रथम भाग में भारतेंदु पूर्व नवासी कवियों उनकी रचनाओं का परिचय दिया। त्रिपाठी जी, रामनरेश त्रिपाठी जी का यहाँ बात की जा रही है कि उन्होंने पहले भाग में भारतेंदु जी से पहले जो कवि थे नवासी कवियों और उनकी रचनाओं का इंट्रोडक्शन दिया है। राय बहादुर श्याम सुंदर दास ने 1930 में हिंदी भाषा और साहित्य लिखा। 1931 में डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी ने क्या किया कि कवियों और लेखकों की विशेषता बताई, रचनाओं के गुण-दोष बताए, यह समझाने का प्रयास किया कि रचना या साहित्यकार का महत्व क्या है। 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। आलोचनात्मक का मतलब होता है जो कमियां हैं, खूबियां हैं, उन्होंने ये बताई। मिश्र बंधु ने 4 भाग में मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसमें 2250 पृष्ठ है, 2250 पेज हैं। 5000 से अधिक कवियों के विवरण दिए गए हैं। 5000 से अधिक कवियों की जानकारी दी गई है मिश्र बंधु विनोद में। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का अति महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल में विभक्त करके उनके दोहरे नामकरण भी जुटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया अपने ग्रंथ में, पहले तो काल विभाजन किया, फिर उसके बाद दोहरा इनका नामकरण कर दिया। इस परिसीमाओं के बावजूद भी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में शुक्ल जी का इतिहास मील के पत्थर के समान है। शुक्ल जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, कुछ कमियों के बावजूद भी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक माना जाता है। आचार्य चतुर्सेन के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1946 में हुआ। उसके आमुख में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव जी ने लिखा है कि भाषा, ध्वनि और लिपि तीनों ही साहित्य के विकास से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। भाषा, ध्वनि और लिपि जो है साहित्य के विकास में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास श्रृंखला में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि एक नवीन दिशा को प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो ग्रंथ है परंपरा में नया मार्ग दिखाते हैं। सिद्ध द्विवेदी जी ने सप्रमाण सिद्ध भी किया कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आंदोलन न तो निराशाजनक परिस्थितियों का परिणाम है और न ही यह इस्लाम धर्म की प्रतिक्रिया की उपज है, बल्कि भारत के दर्शन, धर्म और साधना का लगातार एक निश्चित क्रम में बढ़ते हुए प्रकट हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबूत के साथ साबित भी किया और उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन अचानक नहीं आया था, यह भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के धीरे धीरे विकसित होने का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की कमियों को पूरा करता है। और कहने का मतलब भी सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किया और हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, उसमें बहुत चीज़ों की कमियां थी। उस समय ये मॉडर्न ज़माना नहीं था जिस ज़माने में हम सब हैं, जिसमें हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, आदम मशीनें अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हम फटाक से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते। तो उस समय ऐसा ट्रैवल करने का कुछ सुविधा नहीं थी ज़्यादा, और ना ही क्या कहते हैं कम मशीनें थी हमारे पास। तो कुछ ना कुछ तो कमियां मिलेगी, जिस कमियों का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दूर किया। इस परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों के साथ साथ प्राय डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन हुआ। इसमें लेखक ने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी की काल अवधि को लेकर भक्ति काल तक के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने क्या किया, इतिहास को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उसकी जांच परख करने के बाद उसका गुण दोष भी बताया। शुक्ल की पद्धति का अनुकरण किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाया।
वीर गाथा काल को चरण काल कहा और इससे पूर्व संधि काल को जोड़ दिया। इससे पहले क्या जोड़ दिया? संधि काल को जोड़ दिया, जिसमें अपभ्रंश भाषा के प्राय सारे कवियों को समेट लिया। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि घोषित किया। ये क्या मानते हैं? अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपादित हिंदी साहित्य कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया। इन्होंने क्या किया? 3 कालखंडों में आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में इसका विभाजन कर दिया। समस्त काव्य में परंपराओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया। रासो काव्य परंपरा को नवीन रूप से जोड़ दिया। रासो काव्य परंपरा को नए रूप से जोड़ दिया इसमें। इधर नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन 1965 में हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन 1965 में हुआ। 1986 में हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। पहला डॉक्टर बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आज के साहित्य के इतिहासकार को दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसे ऐसा इतिहास लिखना पड़ता है जो साहित्यिक भी हो और ऐतिहासिक और सामाजिक भी हो। और सही बात भी, आज के इतिहासकार को क्या करना पड़ता है? दो चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एक तो उसे इतिहास लिखना पड़ता है जो साहित्यिक भी हो और साथ साथ क्या हो? ऐतिहासिक और सामाजिक भी हो। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आदर्श पर लिखा गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को महान विद्वान मानते हैं और उनके ग्रंथ को आधार मानकर अपने ग्रंथ की रचना की इन्होंने।